हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए डेली हम लोग टेस्ट देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आए आप आसानी से प्रश्न को सही कर कर अपना रिजल्ट दे सके। सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है और धीरे धीरे मॉडरेट से हाई लेवल में क्वेश्चन कर रहा हूँ आप ही लोगों के डिमांड पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अपना स्कोर भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में कौन एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक इकाई है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक इकाई जो लगा था ये असम के डिगबोई में लगा था। कहाँ पर? असम के डिगबोई में, याद रखिएगा। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम जो है, असम जो ये पूर्ववर्ती राज्य है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और असम में एक द्वीप पड़ता है मांजुली द्वीप, जो कि नदी द्वारा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा बनाया गया विश्व में सबसे बड़ा आपको जो नदी वाला द्वीप होता है उसमें मांजुली द्वीप का नाम आता है। ठीक, असम में चाय भी सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि रोलट एक्ट आया, उसके विरोध किया गया और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये जालियांवाला बाग कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, जनरल डायर ने जो है ये निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसी के देखिएगा हंटर कमीशन का भी गठन किया जाता है जांच के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे, इसमें से कौन थे? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये याद रखिएगा, सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं, देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का भी नाम देने याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत कम उम्र में ही ये सिविल सेवक निकाले भी थे, ये भी निकाले थे और उस समय, और इन्होंने आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे और दिल्ली चलो के नारा भी दिए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? कि समाजवाद ही हर समस्याओं को हल किया जाएगा समाजवाद से ही, और ये कुंजी बताया गया था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। 1916 वाला नहीं, 1936 वाला याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में। और समाजवाद से हल करने की समस्याओं को इन्होंने बताया था। और आगे के भी देखिएगा कि जितना कार्य होता है उसमें कम से कम समाजवाद देखा जाता है। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये 1929 में, इसके 1929 में हुआ था। फिर आप देखिएगा 1930 में, 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसीलिए आपको देखिएगा जो संविधान हमारा बनकर तो तैयार हो गया था 1900, आपको देखिएगा 49 में ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। वही 26 जनवरी 1930 वाला डेट याद करने के लिए। ठीक, रावी नदी के किनारे वाला। 4 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो आपको बोले थे फांसी के फंदे पर चढ़ते समय, इनका ही आप देखिएगा गोरखपुर में इनका फांसी हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, काकोरी कांड। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? लगान न देने का आंदोलन चलाया गया, मीन्स की लगान मत देना, रोलेट एक्ट के विरोध में ही। और ये देखिएगा ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन है, सभी ऑप्शन आपको देख लेना है तभी लगा लेना है। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जो लगान ना देने का आपको बताया गया था, ये आपको स्वामी श्रद्धानंद द्वारा बताया गया था, मतलब कि लगान मत दीजिए, ये आंदोलन चलाया गया था। डी हो जाएगा इसके अंदर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की आपको रचयिता है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी बांग्लादेश में लिखे थे, मतलब बांग्लादेश नहीं बंगाली में लिखे थे। ठीक, और यहाँ पर याद रखिए सबसे पहले 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक, गांधी जी के अलग अलग आंदोलन समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। पूछता है कि गांधी जी सबसे पहला कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था कि गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो कलकत्ता का अधिवेशन 1901 में आप देखिएगा, सबसे पहले में आपको गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, आए थे मतलब उसमें। ठीक, गांधी जी के जो आपको गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, आप देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए।
लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, ये आपको बताना है। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम किस लिए था कि यथासंभव हो सके भारत को संयुक्त रखना है, अगर ना ऐसा परिस्थिति बन पाए तो ये आपको डिवाइड, मतलब ये डिवाइड वाला ही रूल शुरू से ही फॉलो किया जाता है। तो यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ वहां से भेजा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फिर एक पाकिस्तान अलग देश बनाना पड़ा। 7 का आंसर हो जाएगा बी। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, ये हमारे भारतीय जो भारत के राष्ट्र गवर्नर आप बोल सकते हैं या वायसराय भी आप बोल सकते हैं, जो कि अंग्रेज थे, आज़ादी के बाद भी थे। ठीक, फिर आपको राजगोपालचारी जो है वो उनको फिर बाद में बनाया जाता है, वो पहले भारतीय थे, तो भारतीय पूछेगा तो उनका ही राजगोपालचारी का नाम आता है। अगर अंग्रेज का देता है कि लास्ट कौन थे, तो यही और माउंटबेटन आपको थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ? तो 1942 में ये पारित हुआ था। 7-8 अगस्त आप नाम जानते हैं, अगस्त क्रांति के भी नाम से ये जाना जाता है। ये हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और ये ग्वालियर टैंक मैदान जो है मुंबई के वहीं से स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यही इसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई का, ये भी ध्यान में रखिएगा, मतलब अंग्रेज भारत छोड़ो। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसमें से कौन सी पार्टी है जो कि इस आंदोलन का समर्थन नहीं की थी? ये आपको हिंदू महासभा भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये आपको सभी इसमें से आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से डी, मतलब कि 9 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, घोड़े के नाल के आकार की मेहराव सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो घोड़े के नाल के आकार के मेहराव जो है ये सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? कौन से आपको देखिएगा कहाँ पर? तो ये अलाई दरवाजा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? अलाई दरवाजा में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था। और 10 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य होता था? देखिए, मुगल शासन में मीर बख्शी और सल्तनत काल में मीर बख्शी, दोनों में आपको अंतर आ जाता है, क्योंकि मुगल काल में जो आपको सन प्रशासन है और ऊपर से आपको देखिए भूराजस्व प्रशासन के इगड़ू में आपको एक मतलब कि लगभग कर दिया गया था। और जो ये मीर बख्शी होता था, ये भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। ठीक, ये याद रखिएगा, करना। डी हो जाएगा। 11 के आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? देखिए, कुतुब मीनार पर सवाल जब भी आता है तो 3 शासक का नाम आता है आपको मुख्यतः। आप देखिएगा तो ये भी पूछ सकता है कि कुतुब मीनार पहले वो कौन क्या था, कुतुब मीनार की जगह वो पहले जैन मंदिर था, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार तो बनवाने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन 1210 में मृत्यु हो गया उसको पोलो खेलते समय, तो फिर उसका ही गुलाम देखिएगा या उसका दामाद आप बोल सकते हैं इल्तुतमिश बनवाया था। ठीक, इल्तुतमिश पूरा करवा दिया मंजिल और फिर इसको जीर्णोद्धार कराया था, इसके बाद में जाकर 5 मंजिला बनवाया था। ये किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? ये कौन से सूफी संत थे जो जाकर अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में बस गए? तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे इसमें। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 13 के आंसर ए हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइन बोला जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किसके मतलब कहने पर भंग कर सकते हैं? ये प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तब पर भी हो सकता है, या मंत्रिमंडल। मुख्य रूप से आप देखिएगा केंद्रीय मंडल का ही सिफारिश होता है राष्ट्रपति को, तो ये आपको क्या करते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा अस्थायी सदन नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, लोगों का सदन बोला जाता है, क्योंकि हम लोग ही उसमें आपको जो 18 वर्ष से अधिक उम्र है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो आपको लोकसभा के जब चुनाव होता है तो अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। ठीक, तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14 विधि का समता समानता, ये बात सही है, ये सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, नहीं, उपाधियों का अंत 18 में दिया है, आर्टिकल 18 में दिया है उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता दिया हुआ है, छुआछूत दिया हुआ है इसमें जो 17 है, तो ये मिलान सही नहीं है। बाकी 18 देखिए सैन्य उपाधियों का या कोई भी उपाधियों का अंत जो दिया है 18 में दिया हुआ है। ठीक, तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? तो निवारक नजरबंदी के अंतर्गत कितने दिनों तक बंदी बनाया जाता है? निवारक नजरबंदी क्यों किया जाता है? मान लीजिए कि ऐसा अनुभव हो गया कि वो फलना व्यक्ति है और वो ऐसा कुछ कांड कर सकता है जिससे आपको सामाजिक हित या बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है और पता चल गया, तो उसको नजरबंद कर लिया जाता है। ठीक, तो ये आपको एक तरफ से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह तक आपको फिर 3 माह बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, 3 माह। ठीक, तो बी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना जो है, ये आप देखिएगा 2004 वाला केस आया था, उसमें ही देखिएगा 19 के आर्टिकल आपको फर्स्ट के क में देखिएगा ये बताया गया है, मौलिक अधिकार में ये सम्मिलित किया गया है। ठीक, स्वतंत्रता अधिकार में आप देखिएगा कि ये डाला गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 के आपको ए कह सकते हैं फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिक को नहीं प्रदान किया गया है? माने मौलिक अधिकार इसमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि सभी मौलिक अधिकार तो भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है जो कि भारतीय नागरिक को नहीं दिया गया है मौलिक अधिकार के तहत। तो ये आप देखिएगा ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 आता है, उसके आप देखिएगा ये सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग जो 3 है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और उसे अब लीगल राइट बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अभी हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाईकोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के ही नाम पर सभी आपको कार्रवाई होता है। विदेश में भी आप देखिएगा कोई भी संधि होता है राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख बोला जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक बोला जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन परामर्श मानना अगर परामर्श देता है तो जरूरी नहीं है कि परामर्श मानेंगे वो राष्ट्रपति। ये कौन सा आपको आर्टिकल हो जाएगा? तो ये आर्टिकल 143 के तहत, कितना 143 के तहत 143 इसके तहत आपको कौन, ये आपको जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, जिस अध्यादेश आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। जो प्रोटेम स्पीकर देखिएगा, जैसे नए नए लोकसभा आता है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? तो देखिए जो उसमें से ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं या ज़्यादा कार्य का अनुभव होता है उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उनका नाम असल में राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, तो इसमें से कौन, इसमें क्यों प्रोटेम स्पीकर का काम आखिर क्या है, क्या कर्तव्य है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। जो संसद के नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, उनको आपको शपथ दिलाते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे? मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ये जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो काम करेंगे। तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो वरिष्ठम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठम न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक, अगर ये भी नहीं रहे तो ये सब याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, सरकार के कानूनी अधिकारी आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ा होता है ये। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी क्या कहा जाता है? तो मिक्स इकोनॉमी उसे कहा जाता है जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का आपको सहअस्तित्व होता है, मतलब कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है उसमें दोनों का। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय जो इकोनॉमी है ये आपको क्या है? मिक्स इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से? 1949 में आय समिति का आपको समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे पीसी मानोवोलिस बनाए थे। कौन सा? पीसी मानोवोलिस। बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है, लिख कर रख लीजिए अब ये कि कौन से संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपको ये हो जाएगा डी। WHO हुआ, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO हुआ, इसका सभी का मुख्यालय जनेवा में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली जो खिड़की कहा जाता है ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाना चाहिए। ठीक, सी, इसे उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बाजार देखिए, ब्याज दर पर नीति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? ब्याज दर पर नीति जो है, नीति निर्धारण जो किया जाता है, मतलब कि जो नीति बनाया जाता है सरकार द्वारा ब्याज दर की नीति, ये किसके अंतर्गत? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है।
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? इसमें किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, तो ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन सभी मैं दे देता हूँ, ये देख लीजिए। तो झीलों का वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ी झील पूछे तो उसमें यह देखना है कि नाम क्या है, क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो आप लगा देंगे कैस्पियन सागर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विश्व में सबसे बड़ा खारा पानी के भी झील वो भी होगा, वही होगा कैस्पियन सागर। और अगर हम ऐसे भी पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील हुई तो वो आपको कैस्पियन सागर ही होगा। लेकिन अगर यही मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील दे दे तो सुपीरियर झील होगा। वैसे अगर भारत में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो झील है वो लैगून झील है, जो चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दे दे तो बुलर झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो ऐसे ही याद रखिएगा, झीलों को वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरी लवणता मतलब कि आप देखिएगा, सागरी जो सागर के पानी आपको नमकीन होता है, तो जो सागर में स्थित भूमि है ना, वही सागरीय लवणता का सबसे मुख्य स्रोत होता है। तो ये हो जाएगा भूमि, इसमें हो जाएगा। ठीक, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। और ये नदी जो है अक्सर देखिएगा पूरब के बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, मतलब कि अरब सागर में जो जाकर गिरती है। पश्चिम के बहने वाली प्रमुख नदियां एस्चुरी बनाती है, मतलब डेल्टा नहीं बनाती है। तो यह नर्मदा नदी होगी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ताप्ती नदी हो गई, और भी नदियां होती है जो कि आपको ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी, रिफ्ट वैली से होकर नर्मदा नदी बहती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बूढ़ी गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को बोला जाता है। ये भी पूछ सकता है कि दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी बोला जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है कावेरी को। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं। यहाँ महाद्वीप का ही नाम देगा और आपसे कुछ नहीं देश उस पूछेगा महाद्वीप में। तो एटलस आपको बार बार आप पढ़ते होंगे, तो वैसे भी ट्रिकली याद कर सकते हैं। तो एटलस में सबसे ज्यादा कौन आपको दिखाई देता है? तो एटलस में मतलब कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा नजर किस पर जाता है, मतलब किसका विकास अभी नहीं हुआ है, उसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखिएगा ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में ही एटलस महाद्वीप आपको स्थित है, मतलब कि एटलस पर्वत स्थित है आपको अफ्रीका महाद्वीप में। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ जो है ये गलत है? तो कोटा तो चंबल नदी के किनारे है, बात सही है। और भुवनेश्वर जो है ये आपको देखिएगा भुवनेश्वर महानदी हो जाएगा, कावेरी नदी नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, सही बात है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भुवनेश्वर जो है ये आपको महानदी के किनारे स्थित है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या आखिर? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से। तो ये है आपको प्रमुख आपको राजमार्ग परियोजना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। एक तरफ से देखा जाए तो बड़े बड़े जो महानगर, 4 महानगर को राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा गया था। नेशनल जो NHAI इसका प्रमुख कार्य संभाला था। जैसे कि आपको पूरब में कोलकाता हो जाएगा, पश्चिम में दिल्ली हो जाएगा, आपको फिर पश्चिम में मतलब कि उत्तर में दिल्ली हो जाएगा, पश्चिम में देखिएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, दक्षिण में आपको चेन्नई हो जाएगा। तो ये ऐसे बनाया गया था, मतलब कि आपको हम अगर रफली बात करें तो यहाँ अगर मान लीजिए कोलकाता है तो ऐसे आपको ये पूरब से लेकर पश्चिम दिल्ली तक गया, फिर यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र तक जाता है और फिर ये जोड़ दिया जाता है चेन्नई तक। फिर ये आपको देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मतलब परियोजना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? सबसे देखिए उत्तर में ट्रांस हिमालय है, सबसे इधर देखिए उत्तर में। तो लघु हिमालय जो है स्थित है, ये आपको स्थित है महान हिमालय, इसके ग्रेट हिमालय जिसे बोला जाता है, और यह शिवालिक, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? साइंस का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। चावल जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के रूप में उर्वरक का काम करता है, इसके चावल को फायदा ये पहुंचाता है। ये नीलहरित सवाल है, नीलहरित सवाल फायदा पहुंचाता है। ठीक, राइजोबियम जो है ये आपको दानेदार जो आपको चना हुआ, मतलब कि चने वाले या कबली, इस सब के आपको जड़ में देखिएगा पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता जो देखिएगा कि ये आपको लिक्विड के बीच में जो आपको कोएसिव फोर्स लगता है, श्यानता ये आप देखिएगा उसके बल में लगता है, एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो इसका एसआई जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइस। श्यानता की इसका यूनिट पॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 37 देखिए, क्वांटम सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्वांटम का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये आपको बताना है। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। E बराबर mc स्क्वायर का आपको E बराबर mc स्क्वायर जो सिद्धांत दिया गया था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था।
ठीक है, ये सब भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका के अनुपस्थित भिन्न होती है। कहने का मतलब कि एक पादप कोशिका जो होती है ये जंतु कोशिका से कैसे अलग हो सकती है। कौन सा ऐसा अंग है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये कौन सा, इसमें आप देखिएगा तो उसका हिंदी है आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेंट्रीयोल्स, ये जो होता है ये आपको किस में पाया जाता है, ये आपको पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम को प्रोटीन का आपको मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण का गृह कहा जाता है यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको ऊर्जा गृह बोला जाता है कोशिका का, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे गोबर गैस, उसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो उसमें मीथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मीथेन पाए जाते हैं। ठीक, एलपीजी सिलेंडर में क्या मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, नोबल गैस की परमाणुकता होती है। तो नोबल गैस की प्रमुखता क्या है, नोबल के गैस के आपको देखिएगा वो आपको क्या होते हैं कि सुटेबल होता है। ठीक, जिस अक्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, ऑक्टेट वो अपना पूरा किया रहता है। ठीक, तो इसका प्रमुखता कुछ नहीं होती, मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं मतलब जीरो होता है। ठीक, बाहरी कक्षा में कोई ऐसा मौजूद होता नहीं है, तो जीरो होता है। 40 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि नियोन, आर्गन, रेडोन जो है ना, ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता, बाकी सभी अक्रिय गैस पाए जाते हैं, रेडोन वायुमंडल के बाहर पाया जाता है। ठीक, 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एथिलीन के बहुकलन से प्राप्त होता है होगा, बहुलीकरण से आपको प्राप्त होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पॉलीथीन, जिसे आप पॉली एलिथीन बोल सकते हैं। पॉली एलिथीन जो है पॉलीथीन बनता है, उससे ही प्लास्टिक, तो ये पॉलीथीन प्राप्त होता है। 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पेशियों के अनॉक्सी, यहाँ पर देखिए ऑक्सी नहीं दे रहा है, अनॉक्सी दे रहा है। ठीक, तो पेशियों के अनॉक्सी, पेशी जो है ना, आप देखिएगा कि काफी ज्यादा थकान भी महसूस होने लगता है इसी के कारण। तो पेशियों के अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज आंशिक रूप से निम्नलिखित में किसमें विघटित हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड में विघटित हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस पौधे की पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है। पानी नहीं मिलने के कारण देखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिसके कारण वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है, जड़ बहुत अंदर चला जाता है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र में ये मिलता है, जिसका नाम है कैक्टस या नागफनी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है, उसे कहते हैं। इसके किसके कारण जो सूरज का ऊर्जा है ये पृथ्वी पर आता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस कारण से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी ऑप्शन देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लगाइए। तो विकिरण उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकिरण, रेडिएशन। विकिरण के कारण ही आप देखिएगा कि सूरज की जो आपको ताप होता है या वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है, मतलब ऊष्मा पहुंच पाता है। ठीक, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सूरज में ऊर्जा का अब जो मुख्य कारण है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियां जिनमें से तरल का प्रयोग किया जाता है संचरण के लिए होता है, मतलब किसके संचरण के लिए तरल का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसके संचरण के लिए आपको, तो देखिएगा एक तरफ से दबाइएगा तो दूसरी तरफ वो दब जाता है। मैं कहने का मतलब आप देखिएगा कि अब बोतल ही ले लीजिए, तो एक तरफ बोतल में पानी आप डालते हैं, उस तरफ आपको कस के दबाते हैं तो दूसरे तरफ दबाव डालता है, मतलब कि ये दाब वाला, इसके पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। ठीक, तो ये 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। वैसे भी आप देखिएगा द्रवचालित ब्रेक हुआ या द्रवचालित लिफ्ट हुआ, ये सब पास्कल के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु क्या है। फारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु क्या है, ये आपको बताना है। जमाव बिंदु मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है ना पानी, वैसे ही फारेनहाइट पर क्या होता है, फारेनहाइट पर 32 पर हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 32 ही है ना, तो 32 फारेनहाइट पर पानी जम जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अम्लों में से सबसे शक्तिशाली उपाचयक कौन सा है। सबसे शक्तिशाली उपाचयक आपको कौन सा है निम्नलिखित अम्लों में से, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जैसे बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, ये सब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल जो होगा ये आपको शक्तिशाली उपाचायक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ज्योति तीव्रता मतलब आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति कहाँ से आएगा, ज्योति जो आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ज्योति जब आप कैंडल जलाइएगा, कैंडल मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती होता है, मोमबत्ती होता है, माफ कीजिएगा, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती तो आप जलाए होंगे, उससे ही कैंडल बोला जाता है। और कैंडेला क्या होगा, तो ज्योति कैसे आएगा, मोमबत्ती जब जलाइएगा तो मोमबत्ती में क्या होगा, तीव्रता आएगा, मतलब कि ज्योति निकलेगा तीव्र गति से, तो वहीं आपको कैंडेला जो होता है यही ऐसा ही मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर क्या काम करता है, तो ये आपको जो विद्युत होता है ना वही पता लगाता है, परिपथ में विद्युत का पता लगाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का। और एमीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये प्रतिरोध इसका क्या होता है, ये इसका कम होता है, आपको बहुत कम होता है प्रतिरोध, मतलब शून्य आप बोल सकते हैं, कम होता है। ठीक, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक, आदर्श आपको एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है।
ठीक, वहीं आपको अगर ये पूछे कि आदर्श ये वोल्टामीटर जो होता है, वोल्टमीटर मापता है, उसका जो होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये पूछता है। आगे क्वेश्चन है, मतलब मैं आप करा रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है। देखिए, रक्त थक्का जो बनाता है वो विटामिन के है, और विटामिन के को ही आप बोल सकते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो होता है ये विटामिन के है, रक्त को थक्का जमाता है। तो ये 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि तरंग अपने साथ निम्नलिखित ले जाती है। देखिए, ध्वनि तरंग है क्या, पूछ सकता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार के है, और आपको जो प्रकाश वाला तरंग होता है वो किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। तो ध्वनि तरंग जो होता है अनुधर्य होता है, ध से ध्वनि धैर्य, अनुधर्य, ध से ध्वनि होता है ना, ध से ध्वनि याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुधर्य मतलब ध से ध्वनि, ध से धैर्य, तो अनुधर्य तरंग होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश तरंग कैसे होता है, तो अनुप्रस्थ, प से प्रकाश होता है और अनुप्रस्थ। तो ट्रिकली मैंने बताया ना आपको, जैसे दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुधर्य, ध से ध्वनि, ध से धर्य। आपसे पूछे कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ, प से प्रस्थ और प से प्रकाश। ठीक, ये याद रखिएगा। और कोई भी आप देखिएगा ध्वनि तरंग हो या कोई भी तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का। तो यही ऊर्जा आपको जाता है एक जगह से दूसरी जगह। निम्नलिखित में क्या ले जाती है ध्वनि तरंग, तो ऊर्जा ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध, देखिए आ गया क्वेश्चन। सबसे अधिक प्रतिरोध जो होता है ये वोल्टामीटर का होता है, वोल्टमीटर का होता है। ठीक, और ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अनंत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रतिरोध, तो एक आदर्श आपको वोल्टामीटर का। तो 52 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 53 देखिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रिय है, मतलब कि रेडियो एक्टिव है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम जो कि भारी जल में इस्तेमाल होता है ड्यूटेरियम का, और ट्रेट्रियम। ट्रेट्रियम जो होता है ये आपको रेडियो सक्रिय है, मतलब कि रेडियो एक्टिव है। ठीक, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपको 54 देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली है धातु है। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है ये कौन है, ये पारा है। और आप देखिएगा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, और मिनीमाटा रोग हो सकता है पारा पानी में अगर मिलकर सेवन होता है तो। और पारा आप देखिएगा थर्मामीटर में भी उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 55 सदिश राशि है, इसमें से कौन सदिश राशि है, ये बताना है कि इसमें से कौन सा सदिश राशि है। ये आपके सामने ऑप्शन है, दाब है, कोणीय संवेग है, धारा और शक्ति। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें आप देखिएगा दिशा के साथ साथ उसका तो दिशा तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक, तो ये अब दोनों चाहिए होता है, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन डायरेक्शन अगर नहीं, सिर्फ क्वांटिटी रहता है तो वो आपको अदिश राशि हो जाता है। तो इसमें कोणीय संवेग जो हो जाएगा ये आपको सदिश होगा, बाकी दाब, धारा, शक्ति, ये सब जो हो जाता है ये हो जाता है आपको अदिश राशि। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है ये आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक हुआ या मोमबत्ती का जो गलनांक, ये क्या होता है, घटता है। ठीक, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वो श्वास लेता है। इसमें से रक्त तो नहीं होता है लेकिन ये श्वास लेता है, ये कौन सा है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में आपको रक्त नहीं होता लेकिन ये श्वास लेता है। 57 के आंसर बी हो जाएगा। देखिए, टोटल मैंने 57 क्वेश्चन कराया है, और इसमें से आपको बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया। और जो कट ऑफ मैंने आपको बता रखा है कि 57 क्वेश्चन में से अगर आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। ठीक, बहुत बेहतर दिशा में जा रहा है। तो इसका कट ऑफ आपको क्या है, 40 आपको लाना ही होगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई चिंता नहीं, मैं लगातार आपको क्वेश्चन कराते रहूँगा। कुछ बुक भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोई जो महत्वपूर्ण बुक है मैं आपको स्टार्ट कर दूँ दरोगा तथा बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन स्कोर भी बताना है। ठीक, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।